नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल जय गुरु एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का पढ़ाऊँगी। तो देखते हैं कि पहले के आरंभिक मानव कैसे अपना जीवन यापन करते थे। पहले वाले चैप्टर में तो आप लोगों ने सभी ने देखा कि किस तरह से हमने पढ़ा, किस तरह से वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, शिकार करते थे, खेती करते थे। तो ये सब पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें भी और ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा समझाया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आखेटक आप लोगों को पता ही है कि जो शिकार करते थे, शिकार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाके वो शिकार करते थे। ठीक है, और खाद्य संग्रह यानी कि अपने भोजन इकट्ठा करने के लिए वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे उन्हें हम खाद्य संग्राहक कहते थे। यानी कि संग्रह करना मतलब भोजन को इकट्ठा करके लाना, वो हमारा क्या हो गया, खाद्य संग्राहक हो गया। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाके शिकार करके लाते थे उन्हें हम क्या कहते थे, आखेटक कहते थे। यानी कि वो लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करके लाते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के उनके क्या कारण थे गहरा, ऐसा क्यों करते थे वो, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। देखो, कहीं भी हम लोग एक जगह पर ज़्यादा दिन हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम दूसरी जगह तो जाएंगे। तो इस तरह से उनके भी कई कारण थे उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के। तो पहले देख लेते हैं कि पहला कारण क्या था। पहला कारण यह है कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवर खाकर समाप्त हो जाते, होते नहीं होते। तो इसलिए वो क्या करते थे, भोजन की तलाश के लिए दूसरी जगह भी उन्हें जाना पड़ता था। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जानवर अपने शिकार के लिए हिरण और मवेशी और चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हों, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है ना। इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में जाते थे। जैसे कि जाड़ों के मौसम में वो पहाड़ की तरफ आ गए कि यहाँ इस तरह के फल मिलेंगे जो हमको वहाँ नहीं मिलते हैं। और गर्मियों के टाइम में भावर की तरफ चले गए, नीचे की तरफ चले गए तराई क्षेत्रों में, जहाँ उनको प्रचुर मात्रा में आम, इस तरह की जो भी चीज़ें रही होंगी उस टाइम में, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान मौसमी फलों के अनुसार क्या करते थे, घूमते रहते थे। और चौथा कारण ये भी हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियाँ, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद भी मिल जाता था। इसलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में भी पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो पानी की तलाश में वो क्या करते थे, नदी के किनारे पर जाया करते थे। ठीक है, झीलों के किनारे, नदी के किनारे। अब देखते हैं आगे, फिर हमको क्या पता चलता है आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, किन औजारों का प्रयोग करते थे, और जानवरों को औजार कैसे प्रयोग करते थे, और हड्डियों के औजार, ये सब यहाँ पर देखते हैं। पुरातत्व को कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली हैं जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह क्या करते थे। आखेटक कैसे करते थे, कह रहा उनका प्रयोग, वो अपने काम के लिए क्या करते थे बच्चों, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। ठीक है, उस टाइम के औजार किसके बने होते थे, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों का और मांस काटने और पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक, उसके साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये था उस टाइम का। फिर देखते पत्थरों के औजार का उपयोग इंसान की खाने योग्य जड़ों और खोदने के लिए क्या किया
किया जाता था और जानवर की खाद। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम बदलती जलवायु। देखिए बदलती जलवायु में क्या हुआ था कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या भी बढ़ने लगी। तो उन घास खाकर वो भी जिंदा रहने लगे, कहने का मतलब है ना। और खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई भी। इस दौरान क्या हुआ, उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिला, पुरुष, बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे क्या करने लगे, सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक भी बन गया। पहले जैसे क्या कैसे उन्होंने खाना शुरू करा, कैसे उन्होंने उगाना शुरू करा कि ये खाने की चीज़ है या ये खाने की चीज़ नहीं है, ये भी तो कठिन था। तो उस टाइम में क्या होता था कि ये चीज़ उन्होंने कैसे पता करी कि ये खाने की चीज़ है, ये नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये जानवर के लिए है। तो इस तरह से भी उस टाइम में बहुत ही कठिन समय रहा होगा जब ये पता करा उन लोगों ने, ठीक है। और इस तरह से क्या करा, लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने, पालतू बनाना भी शुरू करा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि सबसे पहला पालतू कौन सा जानवर बनाया गया, तो आप कहेंगे कुत्ता। उसके बाद आए बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी उन्होंने अपने घर के नज़दीक आने के लिए पालना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आगे पूछते हैं बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने की बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए, ठीक है। अब ये भी देखिए, अब इसमें तो इतना ज़्यादा वो नहीं बताया गया। एक नवीन जीवन शैली उनकी शुरू हुई, ठीक है। अब नवीन जीवन शैली शुरू हुई, इसमें भी कुछ खास देखते हैं हम लोग। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। अब भोजन उन्होंने अनाज तो पैदा कर दिया, उसके दाने भी आ गए, उसके बीज भी बन गए, कहने का मतलब। तो अब वो रखे कहाँ उसको। जैसे फसल हुई, धान की फसल हुई तो उसका बीज बनेगा ना, गेहूँ का तो गेहूँ की भी तो बीज बनेगा, तो उसे कहाँ रखेंगे वो। तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए बर्तन बनाने शुरू करे, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, ठीक है। उनको किसको, अनाज को संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ठीक। फिर देखता आगे, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनकी संख्या बढ़ती गई। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है। इस तरह से क्या करते थे, भाई हमको भोजन भी जानवरों से हमें दूध मिलता है, ठीक है, ये भी पता करा उन्होंने। और उनसे मांस भी मिलता है, तो मार के तो हमने मांस खाना ही है उनका। तो जानवर भी हमारे लिए कई तरह से महत्वपूर्ण थे, ठीक है। आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्य भी मिले। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए। सबसे पहले महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी में तथा दक्षिण भारत में पाए गए। कौन कह रहा, कृषक और पशुपालक। ये सबसे पहले कहाँ मिले कह रहा हमको, पश्चिम उत्तर क्षेत्र, कश्मीर में, पूर्व में और दक्षिण भारत में। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषक और पशुपालकों की बस्तियां थी। इसे जांचने के वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। सबसे रोचक जले हुए अनाज व दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते थे। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई गई होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवर के हड्डियों की भी पहचान कर सकते थे, ठीक है। फिर स्थायी जीवन आ गया हमारा। अब तो लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए और स्थायी जीवन, यानी स्थायी का मतलब होता है कि एक ही जगह पर रहना, मतलब स्थायी हो गया, मतलब वो वहाँ से नहीं हटेगा। एक घर होते थे कि आज यहाँ घर बनाया, आज वहाँ घर बनाया, टेंट हाउस कहते हैं जैसे,
छोटे छोटे झोपड़ी बना दी, फिर कुछ टाइम के लिए बनी, फिर उन्होंने हटा दी। देखिए अब क्या होने लगा था। देखो फिर आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, देख रहे हैं आप लोग ये चित्रों को। ये एक चित्र ये है, एक चित्र ये है। इससे क्या पता चल रहा है हमको, यहाँ पर लिखा भी है इसमें, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए क्या किया जाता था। ठीक है। और दाएं में दिखाया गया है जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। किन का प्रयोग, ये पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, यानी कि पत्थर के औजारों का प्रयोग बाईं तरफ दिखाया गया है। कह रहा है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए। ये जड़ खोद रहा है, ये पत्थर है, ये जड़ खोद रहा है ना, यानी कि जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये। और दूसरा जो दाईं तरफ है कह रहा, वो जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये वस्त्रों की खाल यानी कि सिलने के काम आता था, ये इस वाले पत्थर का प्रयोग। ठीक है। अब आगे बढ़ता है, रहने की जगह निर्धारित करना कह रहा। अब ये कह रहा ना, जो लाल त्रिकोण वाले स्थानों के वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए। कहने का मतलब जो लाल वाला टिक है वो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है। और दूसरा जो नीले रंग का दिखाया गया है नव पाषाणिक पूरा स्थल है। और तीसरा जो दिखाया गया है महापाषाणिक पूरा स्थल है। और जो बैगनी कलर का दिखाया गया है वो आरंभिक गाँव है। फिर लास्ट जो दिखाया गया है आरंभिक नगर है। तो देखते हैं हम पहले लाल वाला जो निशान है वो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल का है। जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका है। दूसरा आप कहेंगे कुन्नूल की गुफाएं हैं। तीसरा आप कहेंगे होसंगी है। ये सब हमारे क्या है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है नव पाषाणिक पूरा स्थल कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे बहुत से हैं नव पाषाणिक पूरा स्थल। कोल्डी हवा है, महागढ़ा है, चिरांद है, दाऊजली है। दाऊजली हेडिंग पूरा नाम होता है इसका। और नीचे भी है पयमपल्ली है जो तमिलनाडु में आ जाता है, कुन्नूर है, मेहरगढ़ है। ये सब हमारे नवपाषाणिक पूरा स्थल आ जाते हैं। ये हमारे क्या है, नवपाषाणिक पूरा स्थल है। क्वेश्चन आते हैं महापाषाणिक पूरा स्थलों के नाम बताइए, तो आप कहेंगे महापाषाणिक पूरा स्थल कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रह्मगिरी आ रहा है, और एक आपका देखते हैं और कौन सा है इसमें, मुझे एक है नीचे आदि चुल्लू, क्या लिखा है, आदि चुन्नूलूर, ये दिखा रखा है, एक ये है। ठीक है। और आरंभिक गाँव का नाम आ गया तो इनाम गाँव थे उस टाइम में, आरंभिक गाँव। ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। आधुनिक नगर अब जो आजकल बस गए हैं, बम्बई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, ये हमारे आपके मॉडर्न नगर हो गए, आरंभिक नगर हो गए। ठीक है, आधुनिक नगर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये आ रहा भीमबेटका। भीमबेटका ये दिखाई गई है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बता सकते हैं कि लोग यहीं इसी जगह को भी चुना होगा लोगों ने रहने के लिए, इस गुफा को। इस गुफा में ऐसा क्या था कि जो लोग इसी गुफा में लोग रहने के लिए जाते थे। तो इसमें क्या था बेटा, खास बात ये थी कि हवा से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए, हवा से राहत मिलने के लिए इन लोगों ने क्या करा, भीमबेटका गुफा को चुना। ये गुफा में दिख रहे हैं, जगह जगह गुफाएं दिख रही हैं आपको, ये दिख रही है, ये सब गुफाएं हैं। इन गुफाओं में लोग क्या करते थे, अपना रहते थे। किससे, बारिश धूप और हवा से बचने के लिए। ये भीमबेटका गुफा कहाँ पर आती है, नर्मदा घाटी के पास में है। और इस चित्रकला को देखिए आप, इस चित्रकला को क्यों दिखाया गया है, ये कौन है और ये कौन है। पीछे आपका आगे जानवर है जो भाग रहा है, पीछे आपका क्या है,
इंसान है यानी कि आदमी है, ये क्या कर रहा, शिकार करने के लिए जानवर का पीछा कर रहा है, तो और जानवर भाग रहा है। तो इस खेल चित्र में हमको क्या दिखाया गया है, चलते हैं हम स्थायी जीवन की ओर। अब पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले, जैसे कि बुर्ज हो कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहते थे। एक क्वेश्चन और भी बन सकता था, जैसे कि गर्तावास किसे कहा जाता है, तो गर्तावास उन्हें कहा जाता है जो लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, उन्हें गर्तावास कहते थे। और ये गर्तावास हमें कहाँ मिलते हैं, बुर्ज हो कश्मीर में। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों में आग जलाने की जगह भी मिली। ऐसा लगता है कि आग लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, जैसे गर्म में वो बाहर बना लिया और ठंड में उन्होंने अंदर बना लिया। ये देखिए सब, ये आपको विभिन्न प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें भी कुछ पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। जैसे बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणी उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। पैना मतलब तीखा करने के लिए, ठीक है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, ओखली और मूसल का प्रयोग। ओखली और मूसल होते थे ना, पहले से लोग अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए प्रयोग किया करते थे। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अभी भी ये ओखली और ये मूसल हमें दिखाई देता है, जिसमें अभी भी लोग क्या करते हैं, अनाज को कूटते हैं या पीसते हैं, ठीक है। औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे, कुछ हड्डियों के भी बनते थे औजार। अब नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। ये तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, औजारों के बारे में। अब वहाँ से क्या मिले हमको, मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण यानी कि इनको सजाया भी जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज पर जब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इतना सब ये विकास होने लगा और कपास जैसे आवश्यक पौधे भी यहाँ पैदा करने लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ में सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु जरा। मेहरगढ़ का बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ कहाँ पर आता है, तो आप कहेंगे ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थल था मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या था, समतल स्थल था। यहाँ पर बहुत उपजाऊ भूमि थी यहाँ पर की, ठीक है। किसकी, मेहरगढ़ की। इतनी उपजाऊ भूमि थी कि यहाँ पर सब चीज़ हो जाता था। गेहूँ गोज उगाना बहुत ही आसान होता था। घास भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती थी, जो जानवरों के लिए आराम से हो जाती थी। लोगों को भेड़ बकरी पालना भी इनके लिए बहुत ही ईजी हो गया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली, जिसमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। इन प्रति घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी होते थे और भंडारण के काम भी आते थे वगैरह, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि मेहरगढ़ में कुछ हमें कब्र भी मिली। कब्र में हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक आदमी का शव दिख रहा, एक हमें जानवर का शव दिख रहा। अब ये जानवर का शव किसका है, बकरी का है और आदमी का है। तो उस टाइम में ऐसा क्यों करा होगा कि एक आदमी का कब्र, मतलब आदमी की कब्र है, उसी कब्र में जानवर की कब्र है। तो वो इसलिए दफनाया जाता था, वो लोग सोचते थे कि मृतक में उसे परलोक में भी मृतक के खाने के लिए रखा होगा। तो आदमी ऐसा हिसाब लगाता था कि वो परलोक में कैसे खाएगा, तो इसलिए बकरी को रख दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये एटलस में हम देखते हैं, एक फ्रांसी की गुफा में की गई चित्रकारी है। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो कह रहा है। इसमें क्या था, 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें घोड़े, गाय, भैंस, गैड़ा, रेंडिया, बारहसिंगा, सुअर, चमकीले रंगों के चित्र किए। इन रंगों को लोहा इसका चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। किससे बनाया गया था, लोहा इसका चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं।
एक नव पाषाण एक पूरा स्थल। ये तो रहने दीजिए। अब आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके मैं कल को MCQ लेके आऊँगी, क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तब हम पूरा स्थल के बारे में देखते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये हमें ज़मीन के अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी में भी मिलते हैं। ठीक है, आग की खोज शुरू हो गई थी। अब आग की खोज, अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले राख के अवशेष हमें कहाँ मिले, तो आप कहेंगे कुरनूल की गुफाओं में। उस टाइम में आरंभिक लोग आग जलाना सीखे थे, लेकिन इसका प्रयोग कब हुआ, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप कहेंगे नवपाषाण काल कहेंगे। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करने लगे थे लोग। जैसे देखिए, प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों का पीछा भगाने के लिए। किसके लिए करते थे? प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए या दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते थे? आग का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आग से जंगली जानवर डरते थे। ठीक है, इसलिए वो जंगलों में तो रहते थे, जंगलों में जाते थे, खाते थे ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं। पुरातत्वों ने बड़े बड़े नाम भी रखे हैं। आधुनिक काल को वो पुरापाषाण काल कहते थे। आरंभिक काल, आधुनिक नहीं, आरंभिक काल को वो क्या कहते थे? पुरापाषाण काल कहते थे। एक क्वेश्चन बन सकता है कि आरंभिक काल का दूसरा नाम क्या था, तो आप कहेंगे पुरापाषाण काल था। पुरापाषाण काल भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसको अलग अलग उसमें करते हैं तो पहले कहेंगे पूरा यानी प्राचीन। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, और दूसरा अगर इसका नाम रखा जाए, पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले यानी कि 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरापाषाण काल का काल कब तक का है, तो आप कहेंगे 12,000 साल पहले का माना जाता है। ठीक है, फिर अगर मध्यपाषाण काल माना जाएगा तो मध्यपाषाण काल कहेंगे 12,000 से 10,000 साल तक का, और नवपाषाण युग का प्रारंभ हुआ 10,000 साल पहले। ठीक है, ये आएंगे आपके क्वेश्चन में, तो आप इनको आराम से दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी काल को क्या करा इन्होंने, इस काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसी काल को इन्होंने क्या करा, 3 उसमें विभाजित कर दिया। देखिए, जैसे पहला आरंभिक, ये आरंभिक मध्य भारत हो गया, और दूसरा उत्तर पाषाण हो गया। आरंभिक, मध्य और उत्तर। पहला क्या हो गया, आरंभिक आपने कहा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया हमारा उत्तर यानी उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो 3 इसके भाग हो गए। ठीक है, ये और ये। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई गया, जिस काल में हमें पर्यावरण परिवर्तन मिले गया, यानी कि पर्यावरण बदलाव हमें कहाँ मिले, मध्य पाषाण युग में मिले, जिसे हम मेसोलिथ नाम से भी जानते हैं। इसका लगभग समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले का माना जाता है। मध्य पाषाण काल अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 12,000 साल पहले और से 10,000 साल तक का माना जाता है। ठीक है, ये 12,000 साल से 10,000 तक का माना जाता है। ठीक है, अब इस काल के पाषाण आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, यानी कि मध्य पाषाण के जो औजार होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए उन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुद्दे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते थे। फिर अगली शुरुआत होती है हमारी नवपाषाण युग की। नवपाषाण युग का क्वेश्चन बनता है तो आप कहेंगे कब से कब तक का है, आप कहेंगे 10,000 साल पहले का। तो ये नवपाषाण युग हो गया आपका। ठीक है, अब बदलती जलवायु, और बदलती जलवायु के बारे में आप क्या कहेंगे, देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी।
इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवर की संख्या भी बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ये सबके लिए अच्छा हो गया, है ना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते तो वो भी उनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो